कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आज एक खास तौर से हम बात करने जा रहे हैं बजट 2022 और 23 की, जो कि 1 फरवरी को पेश किया गया। और इस बार के बजट में हमने देखा किस तरीके से लगातार कृषि क्षेत्र की हम बात करें, किसानों के कल्याण की बात करें, तो उसके इर्द गिर्द तमाम जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ उनकी घोषणाएं की गई, बल्कि आने वाले समय में किस तरीके से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, कितना विकास जो है कृषि क्षेत्र का हो सकेगा, कैसे कैसे इन योजनाओं का विस्तार होगा और कैसे इस देश के किसान का और ज्यादा कल्याण हो सकेगा। इसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जीपीएस डबास जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर राका सक्सेना जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी आपका भी। पिछले कई दशकों से अरविंद जी भी कृषि क्षेत्र में पूरे सक्रिय रहे हैं। इनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरह का विश्लेषण जो है वो अब नजर आ रहा है। लेकिन आइए कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार के बजट में गांव और किसानों को लेकर कई घोषणाएं की। सरकार ने रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है, जिसकी पहल गंगा किनारे के क्षेत्र से की जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए काफी अहमियत रखता है। इसके लिए रिकॉर्ड स्तर पर खरीदारी की जाएगी। साथ ही किसानों को एमएसपी के जरिए 2.7 लाख करोड़ दिए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप को पैसा मुहैया कराया जाएगा। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। इस बार के बजट में डिजिटल भारत की झलक साफ दिखाई दी। खेती को और बेहतर बनाने के लिए किसानों के बीच ड्रोन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, केन बेतवा लिंक परियोजना पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खेती का सामान सस्ता होने की बात भी बजट में कही गई है। इससे खासकर छोटे किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से सरकार ने अलग अलग घोषणाएं की हैं और खासतौर से उद्देश्य जो है वो यही कि कैसे हम किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, उनका आर्थिक तौर पर विकास कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ डॉक्टर डबास अगर हम बात करते हैं, केमिकल मुक्त खेती की बात कही जा रही है। इसके लिए सरकार ना सिर्फ इस बार हमने बजट में देखा, बल्कि पिछले कई बजट हैं उनमें भी इस तरह की घोषणाएं हुई हैं और उसके परिणाम भी अब हमारे सामने आने लगे हैं धीरे धीरे। लेकिन किस तरीके से आपको लगता है, ना सिर्फ हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है और केमिकल मुक्त जब खेती की बात कर रहे हैं, किस तरीके से जो घोषणाएं हैं या सरकार जो प्रयास कर रही है, कैसे ये हम कह सकते हैं कि फलीभूत होते नजर आएंगे हमें? गुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय जो किसान की उत्पादन जो लागत बढ़ती जा रही है, उसके जो उसकी जो आमदनी है वो उतनी नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से उसका उत्पादन लागत बढ़ रही है। जी, सरकार का काफ़ी प्रयास है कि किसान की जो आमदनी है उसको दुगना किया जाए। आमदनी दुगनी तभी हो सकती है जब हम उत्पादन लागत को कम करें, किसान को उसको जो मिलने वाली आमदनी को बढ़ाएं और साथ साथ में किसान को नई तकनीकी मिले। जब हम उत्पादन लागत की बात करते हैं उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा कृषि रसायनों का होता है जो कि किसान उपयोग करता है, जबकि उनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से कीड़े रोकने के लिए हमारे पास फेरोमोन ट्रैप, हमारे पास कोई बायो फंजीसाइड्स हैं, हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स हैं और इसी तरह से वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस सैलरी और इसके माध्यम से हम पौधों को न्यूट्रिएंट भी उपलब्ध करवा सकते हैं, जो कि किसान के घर पे खुद भी उपलब्ध है। केवल उसको उसके ऊपर ध्यान देना है कि साइंटिफिक वे में वो किस तरह से पौधों को सही पोषण दे और साथ साथ में कीट और बीमारी का कैसे प्रबंध करे। इसी तरह से हमारे पास ट्राइकोडर्मा विरिडी है, सुडोमोनास है, ये कई सारी ऐसे बायोफंजिसाइड हैं जहाँ बीज का उपचार कर सकते हैं और बीज से बीज के द्वारा फैलने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। तो हमें उन चीजों पर जोर देना है कि जिसमें लागत कम है और किसान की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है और साथ साथ में उत्पाद की गुणवत्ता वो भी अच्छी बनी रहेगी। इसमें नीम का भी एक बहुत बड़ा योगदान है और नीम के साथ साथ और बहुत सारे हमारे चारों तरफ ऐसे पौधे हैं
जिनके पत्तों को या उनके रस को या उसको उपयोग किया जा सकता है कीट और बीमारी को रोकने के अंदर। और इसी तरह से हमारे पास कई सारी ऐसी मशीनरी उपलब्ध हैं जिससे एक तो हम पानी की लागत खपत को कम कर सकते हैं, साथ साथ खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। जी, और खासतौर से मशीनों की अगर हम बात करते हैं तो सरकार का भी हमने देखा जो तकनीकी विकास है उस पर भी ध्यान है। इस बार के बजट में ना सिर्फ प्रौद्योगिकी की हम बात करें, तकनीकी विकास की हम बात करें, ये भी साफ तौर पर झलकता हुआ हमें नजर आया। डॉक्टर राका, इस बारे में आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। इस बार के बजट में जिस तरीके से जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो बढ़ाने की बात कही गई है, ना सिर्फ कीटनाशक के छिड़काव के लिए या दूसरे आकलन के लिए पहले खासतौर से बात कही जाती थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा जो उपयोग है या उसका सदुपयोग है कृषि क्षेत्र में किया जा सकेगा। हम बात कर रहे हैं ऐसी तकनीकियों की जिनसे किसानों की आय में हम वृद्धि कर सकें। सरकार का भी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ाना। तो जब हम कृषि को देखते हैं आगे आने वाले समय में, तो हमारी कृषि जो है एक नई तकनीकी की ओर अग्रसर है। और हम बात करते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर की, जिससे एग्रीकल्चर में इनपुट यूज मैनेजमेंट हमारा ज्यादा एफिशिएंट हो और हम अपनी क्रॉप को प्रॉपर तरीके से एसेस कर सके। इसके लिए हमें एडवांस टेक्निक्स की बहुत आवश्यकता है और इसमें ड्रोन्स का यूज और ये सब बात कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इन सभी से हमारी कृषि जो है वो एक नए तकनीकी मॉडल की तरफ अग्रसर होगी और एफिशिएंसी, प्रिसीशन और हम एक अच्छी तरह से आकलन कर पाएंगे अपनी कृषि में तकनीकियों का, और जो उत्पादन हो रहा है या जो लॉसेस हो रहे हैं या जो एफिशिएंसी लेवल्स हैं, रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, इन सभी का हम एक बहुत अच्छी तरह से आकलन कर पाएंगे उन्नत तकनीकियों के उपयोग से। जी बिल्कुल, बेहतर तरीके से देखिए आकलन भी हो सकेगा। साथ ही अरविंद जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये अमृत काल है और इस बार का जो बजट है कहीं ना कहीं एक उसको बुनियाद हम मान सकते हैं अगले 25 वर्षों के लिए। किस तरीके से आपको लगता है कि ना सिर्फ अभी का जो एक दौर जो शुरू हुआ है, खासतौर से तकनीकी रूप से जब हम सक्षम होने की बात करते हैं, किसानों को हाईटेक बनाने की बात भी कही गई है इस बजट में, कैसे आप देखते हैं? हाँ, देखिए, जो अभी बात हुई, राजा जी ने कहा और सर ने भी जो बातें कही हैं, 2-3 बातें बिल्कुल कॉमन है। एक तो ये है कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों की कुछ समस्याएं बिल्कुल सामान्य है। एक तो ये है कि खेती की लागत जो बढ़ी है उससे वो परेशान है। दूसरा ये है टेक्नोलॉजी जो है, अलग अलग जो लेवल है किसानों के, चाहे छोटा किसान हो या जो बाकी इस तरह के लेवल के हो, उनके पास जो है टेक्नोलॉजी की पहुंच की एक सीमितता है। और ये भी है कि भारत सरकार अकेले उनको समर्थन देने से नहीं, राज्य सरकारों की भी क्या नीतियां हैं या और क्या चीजें चलती हैं, ये सारी चीजें इसमें डिपेंड करती है। लेकिन जो एक दिशा है जी, उसमें जैसे एक छोटी सी चीज अगर आप लेंगे तो भी टेक्नोलॉजी से ही लिंक रहा, सॉइल हेल्थ कार्ड। अब सॉइल हेल्थ कार्ड से कम ये तो हो गया कि बहुत सारे इलाकों में किसानों को इस बात की जानकारी भी मिल गई कि उनकी अपनी जमीन में किस चीज की कमी है और उसके किसके हिसाब से करेंगे। और कुछ चीजें हैं, देखिए ये बात सही है कि जो आप प्राकृतिक खेती की बात करें या जो है जैविक खेती की बात करें, जीरो बजट प्राकृतिक खेती की, ये सब चीजें ये है कि कैसे पॉपुलराइज हो, क्योंकि किसान ये देखता है कि उसके बगल के किसान को क्या फायदा हुआ। क्योंकि वो बिल्कुल देखिए, जो लैब टू लैंड में जो देरी होती है उसकी एक वजह यही कि किसान पहले ये चाहता है, टेस्ट कर लेना चाहता है कि ये जो हो रहा है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म फायदे में होगा या नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का अगर खेती की लागत को कम करने में असर होता है तो किसान एडॉप्ट करता है। आप देख लीजिए, अगर फर्टिलाइजर कंजम्पशन भी जिन इलाकों में बढ़ा है तो उसके पीछे के भी बहुत सारे कारक हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। यहाँ तक कि सीड्स के मामले में भी ये होता, सीड्स के रिप्लेसमेंट में आप देखेंगे कि कोई किसान अगर लेकर के आ रहा है कोई प्रोग्रेसिव सीड जी, तो अगला ये देखता है कि पहले इसको देख लेने दो, इससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। तो ये ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो आज के तारीख में जो सीड का जो पूरा परिदृश्य है वो बदल चुका है। पानी के लिए भी बहुत सारे उपाय बहुत सारे इलाकों में हो चुके हैं। तो जो चैलेंजेस है आने वाले सालों में आबादी के बढ़ने के साथ कृषि क्षेत्र को लेकर के, तो निश्चित तौर पर उसके लिए हमको 25-50 साल की योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम विशालतम आबादी के राष्ट्र हैं जिसमें इंपोर्ट करके तो हम खा नहीं सकते। आप ये देखिए कि जब आजादी नहीं मिली थी, मतलब आजादी के पहले, तो हमारी जो कुल आबादी जितनी रही होगी उससे 100 करोड़ ज्यादा लोग जुड़ गए हैं हमारे आंकड़ों में। और फिर भी जो है इस समय कम से कम एक चीज है, पूरे कोविड में लोगों ने एक चीज महसूस किया कि कहीं अनाज की कमी नहीं थी।
तो ये तो यही है कि कृषि वैज्ञानिकों को, किसानों को, इनकी सबकी मेहनत को ही निश्चित तौर पर क्रेडिट जाता है इसका। काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे देखिए जो लागत है वो हमें लगातार उस पर ध्यान देना होगा, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं। और ख़ासतौर से डॉक्टर अब्बास, अगर देखा जाए ना सिर्फ सरकार का जो ध्यान है रसायन मुक्त खेती पर, बल्कि इसके साथ साथ पोषण युक्त जो खेती है उसको भी हम मान सकते हैं बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार का काफ़ी जोर है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मोटे अनाज हैं पोषण से भरपूर हैं, और आजकल उनको ये जो पोषण से भरपूर अनाज हैं ये ऐसी स्थिति में भी उग सकते हैं जहाँ पानी की कमी हो, ज़्यादा गर्मी हो, इनके वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये अच्छा उत्पादन देते हैं। इनके अंदर बहुत सारा पोषण है और आजकल इनकी मांग बढ़ती जा रही है। तो सरकार की योजना है कि क्योंकि किसान को, किसी भी देशवासी को न केवल पूर्ण भोजन मिले लेकिन भोजन पोषण युक्त हो, तो उस पोषण युक्त की बात जब आप बात करते हैं तो उसमें जितने भी स्मॉल मिलेट्स हैं, जो छोटे अनाज हैं, जिसमें बाजरा भी आता है, कंगनी भी आती है, रागी भी आती है, ये ऐसे अनाज हैं यहाँ जहाँ पे पोषण ज़्यादा है, मिनरल ज़्यादा हैं, जिसकी आज हमारे पूरे समाज में कमी होती जा रही है। तो सरकार की योजना है कि इन किस्म की फसलों को बढ़ावा दिया जाए, और बढ़ावा देने के साथ साथ में इस तरह में कैसे वैल्यू एडिशन हो सकता है, कैसे इनके किसानों को ज़्यादा आमदनी हो सकती है, और इनके साथ साथ में इनको सपोर्ट प्राइस से भी जोड़ के सरकार इसको आगे बढ़ा रही है। तो सरकार की काफ़ी बड़ी योजना है कि पोषण को कोई भी ध्यान दिया जाए, साथ साथ उत्पादन के साथ साथ में। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि हमारे बहुत से ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जीवाणु खाद हैं, जो कि बहुत सस्ते होते हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, और इनका उपयोग करते हैं तो हमें रसायनों पे निर्भर कम रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे वेस्ट टू वेल्थ यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे गोबर है या फसलों के अवशेष हैं, ये आज हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है, लेकिन ये सभी के सभी ये बहुत अच्छे उपयोग में आ सकते हैं अगर इनको हम खाद में कन्वर्ट करें। और खाद में कन्वर्ट करने की बहुत सारी तकनीकी उपलब्ध हैं। तो सरकार ये चाहती है कि किसान रसायनों की बजाय जो दूसरे संसाधन हैं उनसे अपनी मिट्टी का पोषण करे, फसलों का उत्पादन भी बढ़ाए, और किसानों को जो पैदावार मिले उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो, जिससे बाजार में अच्छा भाव मिले, उसको जोड़ के सरकार आगे देख रही है। इस बजट में इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि 45,000 करोड़ रुपए केवल इस बात पे लगाए गए हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं, जहाँ पे काफी संभावना ऑर्गेनिक फार्मिंग की, वहाँ पे हम किस प्रकार से जो हमारी तकनीकी ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित उनको प्रोत्साहित करके किसानों को आमदनी बढ़ा सकते हैं, उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और उनके विकास में और देश के विकास में उनका फायदा ले सकते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका जो है दिया गया वो देखिए उसमें नजर आ सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर रागा, अगर हम कृषि निर्यात की बात करते हैं तो यहाँ हमने देखा ना सिर्फ जो निर्यात के आंकड़े हैं वो लगातार बेहतर होते जा रहे हैं, बल्कि सरकार की तरफ से हम मान सकते हैं सुनिश्चित भी किया गया है कि MSP जो है देखिए उस पर धान की खरीद की जाएगी, और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो उससे लाभान्वित हो सकें। जिस तरह से पहले जो किसान हैं उनको बरगला दिया गया था कि MSP जो है कहीं खत्म ना हो जाए, तो सरकार की तरफ से ये भी सुनिश्चित कर दिया गया है। इस बिंदु पर आने से पहले मैं थोड़ा सा ध्यान इस चीज पर आकर्षित करना चाहती हूँ कि पोषण के साथ साथ हमारी सरकार जो है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विविधीकरण पे बहुत ध्यान दे रही है। तो जैसा कि डॉक्टर दबास ने बताया कि जैसा कि 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, और बहुत सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है ताकि उनका उत्पादन बढ़े, और उसकी जो वैल्यू चेन्स है, सप्लाई चेन्स है, वो बहुत स्ट्रेंथन की जाए, ताकि उसकी जो डिमांड है वो ना तो हम डोमेस्टिक लेवल पे पूरी कर पाए, बल्कि ना ही उस पे, बल्कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी मांग को पूरा कर सके। साथ ही जो इस बार आपको अगर हम देखें, आंकड़े देखें, तो विविधीकरण के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो पहले एग्रीकल्चर का ही पार्ट होती थी, अभी नई मिनिस्ट्री बनी है, इसमें बजट एलोकेशन पिछले बार के रिवाइज्ड एलोकेशन से 44% ज्यादा है जी, और जो पिछले बजट से 26% ज्यादा है। तो विविधीकरण के लिए बहुत जोर दिया है, और ये भी पोषण के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पशुधन के प्रोडक्ट्स और जो मत्स्य वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये पोषण के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विविधीकरण पे ध्यान देने के लिए, और साथ साथ जब हम बात करते हैं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, तो किसानों की आय के लिए बढ़ाने के लिए एक जो अश्योर्ड प्राइस है, ये जो मूल्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा जानते हैं, धान और गेहूं हमारे देश की मुख्य फसलें हैं। लगभग जो हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसमें 38 से 40% इतना योगदान रहता है। तो सरकार ने ये इस बार प्रावधान किया है कि इनका जो एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट होगा जी, इसका प्रोक्योरमेंट होगा वो बढ़ा के 120 बिलियन टन तक किया जाएगा।
और पिछले 2-3 सालों के आंकड़े दिखाते हैं कि लगातार जो प्रिक्योरमेंट है पैडी और वीट का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे 19-20 में लगभग हमने 85 मिलियन टन प्रिक्योर किया, फिर हमने 100 मिलियन टन प्रिक्योर किया, इस बार टारगेट रखा है 120 मिलियन टन का। इससे क्या होगा, किसानों को एक एश्योर्ड प्राइस मिलेगा और इससे हमारे जो किसान हैं जो पैडी और वीट को कल्टीवेट करते हैं, जो पैडी और वीट उगाते हैं, जो गेहूं और धान उगाते हैं, लगभग हमारे 1.5 करोड़ से ऊपर किसानों को फायदा होगा और लगभग 2.37 लाख करोड़ का जो पेमेंट है वो उसके माध्यम से उनके खातों में सीधे चला जाएगा। तो इससे किसान सीधे लाभान्वित होंगे और उनकी आय बढ़ने में हमको बहुत सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो किसान हैं सीधा फायदा उनको मिल सकेगा। और खासतौर से अरविंद जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, पीपीपी मॉडल का जिक्र किया गया है इस बार बजट में भी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि अब से पहले भी कोशिश लगातार होती रही है और इस बार खासतौर से हमने देखा जो युवा हैं वो भी, उनका भी रुझान कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में नजर आता है, फिर चाहे स्टार्टअप्स की ही बात क्यों ना करें हम। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे नए ऐसी संभावनाओं भरे क्षेत्र हैं जिसमें नौजवान जो है उसके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत अभी ये है कि जो नौजवान है वो खेती को उतना ज्यादा पसंद नहीं करता रहा है। उसकी एक वजह ये रही है कि धीरे धीरे जोतें सीमित होती जाती हैं, छोटी होती चली गई हैं और वो उसकी तुलना में अगर आप पलायन की गति देखेंगे तो काफी रहेगी। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को जो आकर के शहर में स्लम एरिया में रहता है, अगर उसको थोड़ी भी गुंजाइश दिखेगी तो वो अपने गांव में रहना प्रेफर करेगा, क्योंकि उसके पास थोड़ी सी अगर उसको संभावना दिखती है। तो अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी छोटे किसान की बात भी है। अभी अगर आप, जैसे राधा जी कह रही थी कि कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ बहुत तरह की संभावनाएं हैं। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, पूर्वोत्तर का इलाका, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग के बहुत छोटे छोटे मिनी जो इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे उद्यम खोल सकते हैं, ये पीओ हैं। तो ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर का हालत ये है कि प्राइवेट सेक्टर तो देखिए वहीं इंटर करेगा, प्राइवेट प्लेयर वहां जाएगा, इन्वेस्ट करेगा जहां उसको ज्यादा बड़ा वो मिलेगा। लेकिन छोटे छोटे जो निवेश हैं जी उनमें भी आ सकता है, बशर्ते कि वो लगे। तो अभी आप जो एक जिक्र कर रहे थे, राधा जी भी कर रहे थे, मोटे अनाजों की, तो अभी क्या है कि कोविड के पहले से ही ये लगभग एक वातावरण बना है कि लोगों को चाहिए कि एक ऐसे अनाज चाहिए जो कि उनको माने लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करे, मतलब लोगों की सक्षमता को बढ़ाए। मोटे अनाजों को हम लोगों ने उपेक्षित कर रखा था जी। आज पूरी दुनिया में उनकी मांग है। अगर आप एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को भी देखेंगे तो उसमें बहुत सारा जो हम लोग जिन अनाजों को उपेक्षित करके और गेहूं चावल पर ही केंद्रित रहे हैं, तो उस पर उनका ज्यादा जोर चल रहा है। और अब बहुत सारा आईसीआर ने भी बहुत सारा ऐसा काम किया, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं जी, जिसकी काफी अच्छी मांग है। तो मुझे लगता है कि सरकार को और राज्य सरकारों को खासतौर पर ज्वार, बाजरा और रागी से लेकर के बहुत सारी चीजों के प्रोक्योरमेंट के लिए और उसके लिए ठीक ठाक मशीनरी को खड़ा करना जरूरी हो गया है। जी बिल्कुल, काफ़ी फ़ायदा जो है देखिए वो मिल सकेगा, ना सिर्फ घरेलू बाजार की बात करें या वैश्विक बाजार की बात हम करें, क्योंकि अब किसान के पास जो विकल्प हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले किसान के पास उतने विकल्प नहीं होते थे, उस वजह से किसान को परेशानी भी होती थी। लेकिन कोशिश यही की गई कि परत दर परत या कड़ी दर कड़ी किसान को और ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके। और खासतौर से इस बार के बजट की अगर बात करें हम, तो क्या कुछ खास जो खास बातें हैं बजट की वो आपको हम बता देते हैं। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। साथ ही जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, इस बात का जिक्र हुआ बजट में। केन बेतवा लिंक परियोजना पर खर्च किए जाएंगे 1400 करोड़ रुपए, जी हाँ, जिसका फायदा देखिए किसानों को काफ़ी मिल सकेगा। और नाबार्ड के जरिए कृषि स्टार्टअप को धन मुहैया कराया जाएगा, यानी और जिम्मेदारी जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई है नाबार्ड की, किसानों को फायदा मिले। जबकि तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी अभियान जो है वो चलाया जाएगा। मिशन मोड में कोशिश आत्मनिर्भर हो सके। वहीं सिंचाई पेयजल सुविधा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। किसानों को हाईटेक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने पर और जोर जो है वो दिया जाएगा। कोशिश की जा रही है स्मार्ट फार्मर को और मजबूत बनाए। वहीं खेती को बेहतर बनाने के लिए किसानों के बीच ड्रोन को प्रोत्साहित किया जाएगा। तकनीकी विकास देखिए कैसे हो रहा है। साथ साथ कोशिश ये कि जो
खेती का सामान है जो इसमें उपयोग किया जाता है वो सस्ता हो सके, किसान की लागत कम हो और उन्नत फल और सब्जी उगाने वाले किसानों को मदद दी जा सके। जो विविधीकरण की हम बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ जो परंपरागत फसलें हैं उनको आप लें, बल्कि विविधीकरण देखिए किस तरीके से बढ़ावा इसको हम दे सकते हैं, ना सिर्फ एमएसपी के जरिए भी बल्कि सरकार का प्रयास यही है जो किसान कुछ हटके करना चाहते हैं, जो अलग अलग फसलों की खेती करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए हम देखते हैं इस तरह से जो प्रोत्साहन है सरकार देती है। और खासतौर से हम डॉक्टर बास अगर हम केन बेतवा लिंक की बात करते हैं जिसको ना सिर्फ एक बड़ी परियोजना है जिसका ना एक फ़ायदा दो फायदा बल्कि कई ऐसे फ़ायदे हैं जो धीरे धीरे समय के अनुसार हमारे सामने आने लगेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सिंचाई की अगर बात की जाए, करीब 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ऐसी ज़मीन है जिसको सिंचाई में लाभ मिलेगा। कितना महत्वपूर्ण ये किसानों के नज़रिए से? मुकुल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान हमारा बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन किसान जब भी मेहनत करता है तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो पानी की आती है जी। जब तक पानी फसल को समय से नहीं मिलेगा तो सही उत्पादन नहीं ले पाता है। इसलिए सरकार का जोर है कि हमारा जो इरिगेशन एरिया बढ़े और साथ साथ में जो सिंचाई की नई सुविधाएं हैं, नई तकनीकियाँ हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई विधि है, टपक सिंचाई विधि है या फुहारा सिंचाई विधि है, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें जिससे कि पानी की जो दक्षता है उसको बढ़ाया जा सके, कम पानी से हम ज़्यादा पैदावार ले सकें। तो सरकार का इस तरफ पूरा जोर है। इससे न केवल सिंचाई को लाभ होगा बल्कि सिंचाई के साथ साथ होने से किसानों की जो फल की एक खेत से फसल लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, यानी कि साल में 1 से 2 या 2 से 3 भी फसल ले पाएंगे। तो इससे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है और किसान की आमदनी बढ़ती है। और एक जो पीने के पानी की समस्या जो काफी कुछ पिछड़े एरिया में काफी है, ये उसके समाधान में भी काफी काम आएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इस बारे में और विस्तार से डॉक्टर बास मैं आपसे जानकारी लूंगा यहाँ पर किस तरीके से केन बेतवा लिंक, जिसमें करीब आप बता दें 44,605 लाख करोड़ रुपए का जो पूरी तरीके की परियोजना होगी उसमें कैसे कैसे से विकास हो सकेगा, ये सारी जानकारी आपको हम आगे भी आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं बजट 2022 और 23 की, क्या इसमें कुछ खास रहा है और उनको समझने की जरूरत है कि कैसे वो किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए और ज्यादा लाभकारी हो सकती हैं ये तमाम जो सुविधाएं हैं। हालांकि इस दौरान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। तिलहनों के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना चलाई जाएगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी,
जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स जो कि एग्री वैल्यू चेन के होंगे शामिल होंगे। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, कीटनाशियों का छिड़काव करने, पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सुना आपने किस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि जो किसान हैं उनको और कैसे हम सशक्त बना सकते हैं। और इसी कड़ी में डॉक्टर अब्बास, अगर हम बात करते हैं जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, नाबार्ड पर हम मान सकते हैं जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। हालांकि पहले भी इस तरह की जो क्रियाकलाप है नाबार्ड द्वारा होते रहे हैं कि ना सिर्फ एफपीओ की हम बात करें, स्टार्टअप की हम बात करें, किस तरीके से और ज़्यादा जो विस्तार है इसका हो सकेगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जितना हम कृषि में तकनीकी का ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही हमारे किसान उत्पादन ज़्यादा ले पाएंगे, उनको पैसा अच्छा मिल पाएगा, ठीक से अच्छा भाव ले पाएंगे और मूल्य संवर्धन में भी वो अपना उसका फ़ायदा उठा पाएंगे जी। इसके लिए स्टार्टअप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नई नई जो तकनीक है वो स्टार्टअप के माध्यम से ही हम कृषि में नई तकनीक ला सकते हैं। और ये जितने भी स्टार्टअप हैं ये या तो गांव बेस्ड है या कृषि बेस्ड है। इससे क्या होगा कि गांव के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण युवा है वो कृषि की तरफ आकर्षित हो पाएगा और साथ साथ जो किसान की समस्याएं उनका समाधान मिल पाएगा। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आज किसान अब घर बैठ के अपने ट्यूबवेल चला लेता है। किसान घर बैठ के ही अपनी फसल में पानी शुरू कर सकता है और किसान घर बैठे ही अपने फ़ोन से ये देख सकता है कि उसके खेत में कितनी नमी है और कब पानी की कितनी आवश्यकता होगी। तो उसकी जो थकावट है या जो मेहनत है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इससे उसका उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। और साथ साथ में जो उसके पास प्राकृतिक संसाधन है उनका अच्छी तरह से उपयोग कर पाएगा। तो स्टार्टअप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रिसर्च है उसको टेक्नोलॉजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टार्टअप, और वो उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि किसान की समस्या का समाधान हो सके जी। तो इसलिए स्टार्टअप का प्रोत्साहन देना बहुत ही जरूरी है। और जहां तक आपने बात की प्रोड्यूसर कंपनी की, जिनके किसान उत्पादक संघ की, तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसानों को उनका जो उत्पाद है उसका सही पैसा नहीं मिल पाता है और साथ साथ में जो वो बाजार से अपने बीज वगैरह खरीदते हैं तो उनको अच्छी गुणवत्ता के समय पे बीज नहीं मिल पाते हैं, खाद नहीं मिल पाता है और दवाइयां भी नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, स्टार्टअप का होना बहुत जरूरी है। और स्टार्टअप के साथ साथ में जो प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से काम करेंगे तो वो उसके उत्पाद में मूल्य संवर्धन करेंगे, तो गाँव के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी और किसान जो सशक्त होगा। तो सशक्त किसान बनाने के लिए प्रोड्यूसर कंपनी का होना या उत्पादन संगठन का होना बहुत ही आवश्यक है और उसके सरकार काफी प्रोत्साहित कर रही है जी। बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर राखा आपके पास में आना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी डॉक्टर अब्बास ने हमें जानकारी दी कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके साथ अब जो एफपीओ हैं उनको हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। और इसके साथ साथ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लगातार आधुनिक कृषि पर हम बल दे रहे हैं, ना सिर्फ मूल्य संवर्धन, प्राकृतिक और जैविक खेती के साथ साथ जो आधुनिक कृषि है हमें उसमें भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये? जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसानों को मार्केट से लिंक करना, उनको बाजार से जोड़ना। जब तक हम किसान को बाजार से नहीं जोड़ेंगे, किसानों की आय में वृद्धि होना मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए जैसे कि हमने बात की कि स्टार्टअप्स के माध्यम से, एफपीसीज के माध्यम से, एफपीओस के माध्यम से हम लगातार किसानों को बाजार से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हम जो कृषि की आधारभूत संरचना है उसको मजबूत बनाएं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सशक्त कदम उठाया गया है इस बजट में, जिसमें कि हम बात करते हैं गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसके द्वारा हम मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि जो हमारी सप्लाई चेन्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितनी भी कमोडिटीज है, जितना भी हमारा उत्पाद है वो बहुत ही पेरिशेबल है। उसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम उसमें तरह तरह की संरचनाएं बना के वो डिफरेंट तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, कोल्ड चेन की आवश्यकता है, रेफरवेंस की आवश्यकता है, डेडिकेटेड कार्गोस की आवश्यकता है, जिससे कि हम मार्केट से लिंक कर सके। तो ये जो गति शक्ति जो मास्टर प्लान के द्वारा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एक साथ ला रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना को सशक्त बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सप्लाई चेन्स को मजबूत बनाने के लिए। ये बहुत ही एक सशक्त कदम है जो इस बार उठाया गया है। इसके अलावा जो हमारी सरकार ने किया है कि जो किसान है, किसान की आय अगर आप देखें, जो टोटल आय है, धीरे धीरे जो नॉन फार्म इकोनॉमी है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उससे उसकी आय में धीरे धीरे योगदान बढ़ता जाता है।
तो ये नहीं कि खाली हम फार्म इकोनॉमी को अलग लेंगे और नॉन फार्म इकोनॉमी को अलग लेंगे, हमें दोनों को इंटीग्रेट करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सरकार कदम उठा रही है कि जो हमारे विलेजेस में पूरा नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी, उनको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट होगी। ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा प्रारूप होगा जिससे हमारे विलेजेस एडवांस स्टेज में जाएंगे, उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उनका नेटवर्क बढ़ेगा और वो नॉन फार्म इकोनॉमी के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। जी बिल्कुल। हमने निर्यात को बढ़ाने की बात की है, थोड़ी देर पहले हम निर्यात को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो अभी जिसमें प्लान है कि जो 100 स्टेशन 100 प्रोडक्ट्स जो डेडिकेटेड कार्गोस होंगे तो वो सीधे टर्मिनल मार्केट्स तक जाएंगे। इससे हमारे निर्यात को बढ़ाने में हमें बहुत मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल। और यही देखिए सुविधाएं हैं, क्योंकि सरकार लगातार जो आधारभूत ढांचा है उसको भी मजबूत करने पर जोर देती रही है। अरविंद जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर खासतौर से बात की जाए, चाहे फिर अभी हम अब कार्गो की बात बता रही थी यहाँ डॉक्टर राका, उससे पहले भी सरकार का ध्यान रहा कि जो किसान रेल का जिस तरीके से शुरुआत की गई थी, तो अलग अलग हम मान सकते हैं चरणों में ही कोशिश की जा रही है कि जो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएँ हैं उनके निकटतम स्थान या उन्हीं के द्वार पर मिल सकें। बिल्कुल। देखिए, एक सामान्य समस्या जो किसान के सामने है कि वो चाहे जितना अच्छा उत्पाद पैदा करे, जैसे ही उसका बाजार में प्रोड्यूस आता है तो दाम गिरने की एक समस्या है, क्योंकि वो दाम गिराने का काम जो लोग करते हैं वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो काफी सालों से लगातार जो कृषि बाजार है वो एक अलग तरीके से चलता है। जी। अब किसान के पास ना तो स्टोरेज का उस तरह का बहुत लंबा चौड़ा तंत्र है कि वो रख भी नहीं सकता, उसके सामने दर्जनों मजबूरियां हैं। तो लेकिन ये जरूर है कि ये विशाल जो देश है ना, ये एक तरह से कृषि बाजार के मामले में अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिल जाए, जैसे मान लीजिए किसान रेल है, अगर आपने देखा होगा जो शुरुआती किसान रेल चली है तो महाराष्ट्र से चली हुई एक गाड़ी जो है वो बिहार को कनेक्ट कर रही है, उसके बीच में बहुत सारे स्टेशन ऐसे आ रहे हैं जी, जहां दो तरह की संभावना है। एक तो ये कि देश के बाजार में किसान को सही दाम मिले, दूसरा ये है कि बाहर हो। तो देखिए, किसान को संगठित होना वहां जरूरी है। अब वो चाहे एफपीओ के मार्फत संगठित हो या सहकारी आंदोलन के मार्फत संगठित हो, अगर वो संगठित नहीं है किसान, तो जो छोटा किसान है जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में किया है, उसके लिए बहुत ही लगातार जो है एक तरह से अंधेरा है। क्योंकि अगर आज मान लीजिए कि छोटा किसान 2 बीघे 2.5 बीघे का है और उसके परिवार में 2 लोग हैं, तो आकर के पता चलेगा कि 1.25 बीघे हो गया। तो इसमें जो है उनको जो है केवल कृषि उत्पादों पर निर्भरता के बजाय उनको पशुपालन है, फिशरीज है, बाकी और क्षेत्रों में जहां उनको संभावनाएं बन सकती है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए जरूरी है। और वहां जो है सरकार के, भारत सरकार के साथ राज्य सरकारें और कुछ जगह स्थानीय निकाय जहां संभव हो सकते हैं, ये सब लोग एक मिशन मोड में जहां काम करेंगे, तो जाकर के जो आप ये जो कह रहे हैं आय होना बढ़ना जरूरी है। क्योंकि अगर आप शहर और देहात के बीच की खाई को देख रहे होंगे, लगातार बढ़ रही है और एक तरफ रोशनी से जगमगा रहा हो, एक तरफ अंधेरा हो, ये बहुत ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकता। इस नाते आप ये देखिए कि संचार क्रांति ने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक साथ जोड़ दिया है। और जो बातें हम लोग आपस में यहाँ कर रहे हैं, वो बात हम लोग रिमोट गांव में बैठे हुए आदमी के द्वारा भी सुना जा रहा है, जो कि पहले संभव नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे जो प्रयास हैं, इनमें बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण जो हाट बाजार हैं उनको भी एक नया शक्ल देने की योजना जो कि 2018 में बनाई गई थी, उसको भी अगर ये सब बन जाएगा तो देखिए किसान को 2 ही 3 चीजें चाहिए। एक तो है कि उसके नजदीक उसके प्रोड्यूस को बिकने की व्यवस्था हो और अगर सरकार प्रोक्योरमेंट कर सकती, देखिए सरकार तो 600 लाख से टन से ज्यादा जो है वो गेहूं चावल तो खरीद लेगी जो है, क्योंकि उसको जो मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए इतना तो कम से कम देना ही है। लेकिन अब सवाल है कि पल्सेज हैं, मोटे अनाज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हर चीज को जो है ना तो भारत सरकार खरीद सकती है ना राज्य सरकारें खरीद सकती है। तो लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है कि जो एमएसपी के दायरे में जो बाकी सामान आ रहे हैं, बाकी जो वस्तुएं आ रही हैं, उनको थोड़ा प्रमोट किया जाए जी। उसमें कुछ निजी क्षेत्र को इन्वॉल्व किया जाए, वो स्टोरेज बना लें। और अब आप देखिए ना, जैसे अभी राधा जी ने कहा था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो मोटे अनाजों का निश्चित तौर पर आप ये देख लीजिए कोविड के बाद उनकी काफी बड़े बाजार हैं और काफी महंगे में बिक रहे हैं वो। तो और वो हमारे यहाँ जो खासतौर पर बारानी इलाके हैं
उनमें उनकी खेती हो भी रही है, उसको और प्रमोट किया जा सकता है असिंचित इलाकों में। जी। तो अब जो केन बेतवा का इलाका है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, केन बेतवा जो है बुंदेलखंड का बहुत ही टफ इलाका है जहाँ की पानी की समस्या रहती है। आपने देखा होगा 2016 का जो सूखा था वो कोई उस तरह का सूखा था जैसे कि जो 1988-87 का जो सूखा था उसके जैसा बुंदेलखंड का सूखा था वो। जी। तो इसमें एक तरह से जब इरिगेशन की एश्योर्ड व्यवस्था हो जाएगी तो जहां लोग एक फसल लेने में दिक्कत पा रहे हैं वो बढ़ेगा, तो सवाल है कि उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन के साथ आय बढ़े किसान की आय बढ़ने के जो तरीके भी वही है कि आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करिए और एफपीओ अगर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कदम है निश्चित तौर पर कुछ कदम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए राज्यों को और किसान को भी इसी स्पिरिट से काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, एक बेहतर सामंजस्य जो है वो जरूर यहाँ नजर आना चाहिए। डॉक्टर अब्बास, अगर खासतौर से हम तिलहनी फसलों की बात करते हैं, अभी तो हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो सरसों की खेती का रकबा है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय को अगर देखा जाए जो आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही है खासतौर से तिलहन क्षेत्र में, जिससे खाद्य तेलों की भी जो अभी तक आयात की स्थिति है उसको हम बदल सकें, तो ये संभव हो पाएगा मिशन मोड में आने के बाद? सरकार का काफ़ी जोर है कि जो तिलहन है उनका हमारा उत्पादन बढ़े, क्योंकि तिलहन काफ़ी मात्रा में जो हमारे खाद्य तेल हैं बाहर से आयात किए जा रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए सरकार का काफ़ी बड़ा जोर है कि तिलहन का उत्पादन बढ़े। इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि पिछले साल जब जो सरसों के किसान थे उनको काफ़ी अच्छा भाव मिला, जिसकी वजह से इस बार सरसों का जो क्षेत्रफल भी बढ़ा है और साथ साथ में सरसों की नई तकनीकी अपना के किसान और अधिक उत्पादन ले रहा है। तो हमारी जो 9 की 9 तिलहन फसलें हैं उन पे भी सरकार का काफ़ी जोर है और किसान को अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो हमारा किसान जो सक्षम है कि वह उत्पादन और अधिक बढ़ा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन की बढ़ाने की बहुत सारी संभावनाएं। अभी किसान ने तो किस्मों को उन्नत किस्मों को अपना पाया है और ना ही समय पे जो दूसरी तकनीकियां हैं इनके जो प्लांट प्रोडक्शन की उनको अपना पाया है। वैरायटी भी डॉक्टर अब्बास बेहतर हुई है काफी वैसे। हाँ बिल्कुल, बहुत सी नई किस्में ऐसी आई हैं जो कीटों के प्रति और बीमारियों के प्रति सहनशील है या उनके प्रति उनमें रोगरोधी क्षमता है, जिसकी वजह से किसान की उत्पादन लागत कम होती है और जब नई किस्म किसान अपनाता है तो उसका उत्पादन काफ़ी बढ़ता है और इससे उसकी लागत कम होती है, साथ साथ में उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। क्योंकि आज नई किस्में जो हम निकाल रहे हैं, खासकर सरसों की अगर हम बात करें तो उसमें तिलहन की मात्रा को पहले देखते हैं कि उसका उत्पादन कितना और तिलहन की तेल की मात्रा कितनी है। तो इस मात्रा के साथ साथ में जितना ज़्यादा तेल निकलेगा तो इससे किसान का भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा। और पूरा सरकार का इस बजट में जोर था कि तिलहन को बढ़ावा दिया जाए और इसी वजह से जो नई किस्मों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, साथ साथ में मशीनरी पे जोर दिया जा रहा है। साथ साथ जैसे हमने अभी बात की थी मार्केटिंग, यानी कि किसान पैदा तो कर लेता है लेकिन पैसा उसको तभी अच्छा मिलेगा जब उसका ठीक से विपणन हो, ठीक से मूल्य संवर्धन हो और वो अगर अपने संगठन के माध्यम से करता है तो इसमें और अधिक मिलने की संभावना होती है। आज गांव में काफी मात्रा में कोल्हू खुल रहे हैं जिससे सरसों का तेल गांव में ही निकाला जाए और कच्ची घानी के तेल का ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो इससे किसान सीधे उपभोक्ता से भी जुड़ रहा है और जब उपभोक्ता से जुड़ रहा है तो किसान को ज्यादा पैसा मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। तो सरकार का इसमें काफी जोर है। दूसरा सरकार का जोर है कि किसान सरकार से टारगेट करना चाहती है उन सेक्शंस को सोसाइटी के जो गरीब हैं या छोटे किसान हैं या जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, या खासकर जो अभी प्लानिंग कमीशन ने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए थे 100 के करीब, तो उनके ऊपर भी जोर दे रही है जहाँ पे हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं या अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं और वो अभी टेक्नोलॉजी से अछूते हैं। तो उन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को कैसे पहुँचाया जाए, उनका कैसे विकास हो, किसान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किसान को किस प्रकार से संगठित किया जाए, वो भी इस बजट में काफी उसकी चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि इसका काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को तभी हम फलीभूत कर सकते हैं जब किसान को समय पे सही तकनीकी और अच्छा बीज और अच्छी चीजें उसको उपलब्ध करवाई जा सके। तो उसी के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें इस बजट में सराहनीय काम हुआ है। जी बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर राका, अगर खासतौर से हम देखते हैं क्योंकि न सिर्फ जो निर्यात है उसमें तो हम देख ही पा रहे हैं किस तरह का इजाफा हुआ है, लेकिन विनिवेश की अगर बात की जाए वो कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है जब देश के विकास की बात कही जाती है, अर्थव्यवस्था के विकास की बात कही जाती है। और यहाँ विकास सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, कृषि क्षेत्र है, किसान है, बल्कि एक तरीके से सामाजिक विकास जो है वो भी ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी कि विनिवेश हो और इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं वो ना सिर्फ जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बल्कि हर एक गाँव तक पहुँच सकें।
जो इस तरह की सुविधाएं हैं, खासतौर से जो वल्नरेबल जोन्स हैं, उनमें इन सभी सुविधाओं को मुहैया कराने की बहुत कोशिश कर रही है। तो सरकार ने 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें पूरा एक इंक्लूसिव अप्रोच की हम बात कर रहे हैं कि ना कि जो हमारे किसान हैं वो फाइनेंशियली इंक्लूसिव अप्रोच में आए और उनको सभी तरह की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। और हम बात कर रहे थे तिलहनों की। तिलहन की जब हम बात करते हैं तो तिलहन में 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो हमारे डोमेस्टिक मतलब जो हमारे इंडिजिनस ऑयल सीड्स है उनको हम प्रमोट करें, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सरसों है, उनको हम प्रमोट करें। लेकिन हम आयात जो करते हैं वो पाम ऑयल का आयात करते हैं। लगभग हम हर वर्ष 10 मिलियन टन पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार ने जो पाम ऑयल का इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करके सेल्फ सफिशिएंसी को हम आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम शुरू किया है। इससे न केवल हम उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम जैसे डॉक्टर दबास ने कहा कि पूरा सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाएंगे और उसकी प्रोसेसिंग एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और इसी तरह की चीजों को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है बजट एलोकेशन अगर आप देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में के बजट में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है। 125% का इजाफा देखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बजट में। तो इन सब चीजों से हमारी सप्लाई चेन सफिशिएंट होगी और हम डोमेस्टिक प्रोसेसिंग में भी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, ताकि हमारी जो आयात के ऊपर निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो और हमारी सप्लाई चेन ज्यादा एफिशिएंट हो। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से कोशिश यही की जा रही है कि जो देश है आत्मनिर्भर बन सके। और इस दौरान जब यहाँ पर वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था और उन्होंने क्या कुछ खास कहा था कृषि और हमारे किसानों के लिए, आइए देखते हैं। राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिससे कि प्राकृतिक, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मिश्रित पूंजी युक्त एक कोष जो कि सहनिवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया होगा के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स जो कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे को वित्त पोषित करना है। इन स्टार्टअप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ की सहायता, कृषि स्तर पर किराया आधार पर किसानों को विकेंद्रीकृत मशीनरी उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है, कार्य आएंगे। 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। इन परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए, 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो सुना आपने यहाँ वित्त मंत्री को, जिन्होंने लगातार कोशिश यही की कि इस बार जो हमारे देश का किसान है वो और हाईटेक हो सके। ना सिर्फ आधुनिक कृषि, यानी जब हाईटेक एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं, तो स्मार्ट फार्मर भी होना चाहिए। और कैसे उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, कुछ इस तरह का खाका इस बार के बजट में हमने देखा है। आगे भी आपको बताएंगे और क्या कुछ खास है इस बजट में, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं बजट 2022 और 23 की, क्या इसमें कुछ खास रहा है। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने आपको दिखाया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो यहाँ पर घोषणाएं की थी। आइए कुछ और ऐसी उन्होंने खास बातें कही, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ड्राफ्ट DPR 5 रिवर लिंक्स, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा,
कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट अंतिम रूप दे दिए गए हैं। एक बार लाभ अनुभोगी राज्यों में इस पर सहमति हो जाएगी तो केंद्र सरकार इनके कार्यान्वयन के लिए सहायता जारी करेगी। उन किसानों के लिए जो फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म को अपनाने के लिए और उत्पादन और फसल कटाई को यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानों की सहायता हेतु हमारी सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी से एक व्यापक पैकेज तैयार करेगी। MSME, उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे पोर्टल के रूप में काम करेंगे जिनमें लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस होंगे और ये G2C, B2C और B2B सेवाएं प्रदान करेंगे। इन सेवाओं को क्रेडिट सुविधा, कौशल विकास और भर्ती से जोड़ा जाएगा और इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को और अधिक सरल बनाना और सभी के लिए उद्यम परक अवसर बढ़ाना होगा। तो सरकार की तरफ से लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि कैसे ना सिर्फ कृषि का विस्तार हो सके, विकास हो सके, बल्कि उसके लिए जो किसान हैं उन्हें हम कैसे सशक्त यानी मजबूत बना सकते हैं, ना सिर्फ तकनीकी रूप से। और खासतौर से डॉक्टर विभास अगर देखा जाए जो राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय हैं उनको भी ये कहा गया है कि जो सिलेबस है थोड़ा सा उसमें हमें बदलाव लाना चाहिए, आधुनिक कृषि की तरफ बढ़ना है, मूल्य संवर्धन की जानकारी देनी है और उसके साथ साथ प्राकृतिक और जैविक खेती का भी उसमें जिक्र है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारी सरकार है, सरकार की योजना ये है कि किसान को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्राकृतिक खेती है या जैविक खेती इसकी और बढ़ावा दें। और ये बढ़ावा तभी दे सकते हैं जब हम अपने जो हमारे सिलेबस हैं, हमारे जो अंडर ग्रेजुएट के या पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस है उसमें इसको डालें, क्योंकि जब तक हम इस पर और अधिक अनुसंधान नहीं करेंगे, अपने और विद्यार्थियों को ठीक से शिक्षा नहीं देंगे और पूरे समाज तक इसको नहीं पहुंचाएंगे तो इसका पूरा लाभ समाज को नहीं मिल पाता है। आज हमें कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल को बढ़ावा देने के लिए, इसको समाज में व्यापक प्रचार के लिए, प्रसार के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसको सिलेबस में इंक्लूड करें और सरकार इसमें सिलेबस में इंक्लूड कर रही है। इसकी सबसे पहली परियोजना यही है। दूसरी बात ये होती है कि हम इसके लिए बहुत सारे अनुसंधान इनके जो किसान के अपने जो काम उसने किसान ने किया है, कोई नया अनुसंधान किया है तो उसको किस प्रकार से हमारा वैज्ञानिक वेरीफाई करे कि उसके क्या वैज्ञानिक कारण है और किस प्रकार से उसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं, उसमें क्या और सुधार की संभावनाएं हैं। बात करते हैं तो कुछ किसान का अनुभव भी उसमें साझा किया जाए। हाँ बिल्कुल, उसका अनुभव जो साझा करने के साथ साथ में उसके अनुभव ने जो उसने नई तकनीक जो विकसित की है या पाई है, इजाद की है, उसको हम किस प्रकार से वेरीफाई करें और साथ साथ में उसके वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक कारणों पर विवेचना करें जिससे कि किसान और साथ साथ में हमारे विद्यार्थी उसकी तरफ आकर्षित हो सके और जिन किसानों तक वो तकनीक नहीं पहुंची है उन किसानों तक भी वो तकनीक पहुंच सके। इसके लिए सरकार का काफ़ी जोर है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत से हमारे किसान कर रहे हैं और उसका अच्छा लाभ कमा रहे हैं, तो उसका लाभ दूसरे किसानों को मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिलेबस में इसको डालें और इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाए जो किसानों को हम प्रशिक्षित कर सकें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे कृषि विश्वविद्यालय और साथ साथ में जो हमारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं वो इसमें काफ़ी एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे और इसी के साथ में हमने नई किस्म की तकनीक विकसित कर पाएंगे जो कि हमारी कृषि को सस्ता करेगी, उत्पादन को बढ़ाएगी, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाएगी और किसानों की उत्पादन लागत को जब कम करेगी तो किसानों की रुचि बढ़ेगी और साथ साथ में जो नवयुवक हैं वो भी कृषि की तरफ आकर्षित हो सकेंगे और गांव में इसके मूल्य संवर्धन से, इसके प्रसंस्करण से उसके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी और यही हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से प्लान को कम किया जा सके और इसको एक आकर्षक कृषि को एक आकर्षक बनाया जा सके जिससे कि रूरल यूथ है वो उसकी तरफ आकर्षित होकर और आगे बढ़ सके और साथ साथ में जो नवाचार है वो भी किसानों तक समय पे पहुंचे। उसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसमें बजट में काफी उस पर जोर भी दिया गया है कि हम किसान को डिजिटली किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, उससे नई नई तकनीक पहुंचा सकते हैं, नया नया ज्ञान पहुंचा सकते हैं और इसमें मौसम की जानकारी भी पहुंचा सकते हैं जिससे कि किसान समय पे सही निर्णय ले सके और आगे बढ़ सके। बिल्कुल, उन्हीं सब बातों का देखिए जो जिक्र है इस बार के बजट में हमें मिला जिससे जो किसान है वो आगे बढ़ सके। ये हम डॉक्टर आकाश सक्सेना आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा। पहले जो किसान हैं उन्हें अपने लाभ या हानि की जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब आवश्यकता है जब हम स्मार्ट फार्मर की बात करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि जो किसान है उसके पास डिजिटली सारी जानकारी पहुँच सके, तो कहीं ना कहीं जो कृषि में छिपा हुआ अर्थशास्त्र है कैसे आपको और ज़्यादा लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी भी क्या हम मान सकते हैं अब किसानों को हो रही है धीरे धीरे? जी, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि अभी जो कृषि शिक्षा है
वो एक आधारभूत एक बहुत बेसिक चीज है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर त्रबास ने बात करी कि हमको प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए लाने के लिए या नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सिलेबस में चेंज करने की आवश्यकता है। बट आपने देखा होगा जैसे कि हमारे बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने कृषि व्यवसाय प्रबंधन की शिक्षा भी प्रारंभ कर दी है, और अभी ये बहुत आवश्यक है जैसे कि जो हम उसका अर्थशास्त्र है या उसका जो बिजनेस ओरिएंटेशन है एग्रीकल्चर, क्योंकि आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर सिर्फ एक सबसिस्टेंस ओरिएंटेशन के साथ नहीं चलेगी, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह चलेगी। तो इसके लिए एग्री बिजनेस एजुकेशन को महत्ता देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई सारे विश्वविद्यालयों में इस तरह की शिक्षा प्रारंभ हो गई है और लगातार उसके जो पाठ्यक्रम है उनमें बदलाव लाया जा रहा है। और अभी आप देखेंगे तो इस बार के बजट में जो हमारी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उनके बजट में प्रावधान में बहुत वृद्धि की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये आगे आने वाले समय में। साथ ही जैसे आपने कहा कि जो किसान है स्मार्ट फार्मर है तो उसको स्मार्ट नॉलेज चाहिए, उसके लिए हमें जरूरी है कि उसको हर तरह की सूचना उपलब्ध की जाए, जिस तरह की ना केवल तकनीकी की, ना केवल टेक्नोलॉजी की, बल्कि मार्केट की सूचना उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हमारे पास जैसे हमारे ICAR के नाहिब का प्रोजेक्ट है, उसमें मार्केट इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या हम लोग ICAR में इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो ना केवल डोमेस्टिक मार्केट्स की बल्कि इंटरनेशनल मार्केट की जानकारी भी मुहैया कराना बहुत आवश्यक है। तो मार्केट इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट, किसान को हर तरह की सूचना मिलना बहुत आवश्यक है, और एजुकेशन को एक डिफरेंट ओरिएंटेशन देने की जरूरत है ताकि आगे आने वाले समय में हम कृषि को ना सिर्फ एक सबसिस्टेंस ओरिएंटेड कृषि के रूप में देखें बल्कि एक बिजनेस एंटरप्राइज में देखते हुए उसको हम आगे बढ़ने में मदद कर सकें। जी बिल्कुल, और खासतौर से अरविंद जी अगर इस बजट का निचोड़ अगर देखा जाए तो कोशिश यही है कि देश ना सिर्फ तरक्की की राह पर आगे बढ़े और उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है कृषि क्षेत्र का उसी मजबूती के साथ जो किसान है उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। ये ऐसा इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है जहां आज भी बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका आकलन ये होता है कि क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है वो GDP में वैसा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है जैसा कुछ और क्षेत्र दे रहे हैं, तो अब उस नजरिए से देखने की जरूरत है नहीं। एक्चुअली ये है कि आज भी सबसे ज्यादा लोगों को ये टिकाया हुआ है, ये क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा लोगों को रोजी रोटी भी दे रहा है जी। तो अब ये है कि और कौन लोग हैं यहाँ सबसे ज्यादा है छोटा किसान, जो कि काफी मतलब कुल किसानों की संख्या का करीब 85-86% के आसपास है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दो तरह के लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत सारी चुनौतियों के बीच में एक चुनौती है जो क्लाइमेट चेंज की जी, और कुछ इलाकों में सब दिख रहा है। जैसे आप पहाड़ी इलाकों में उठा करके देख लीजिए, सेब वाले जो इलाके हैं लगातार उनको ऊपर शिफ्ट करना पड़ रहा है और बहुत सारा। और जब आपदाएं आती है तो जो छोटा किसान है उसको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, जो फसल बीमा को रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, कुछ और चीजें हैं, लेकिन अभी जो राधा जी कह रहे थे उससे है कि एग्रीकल्चर का जो आपने बहुत बड़ा उसका जो अनुसंधान तंत्र है वो आज के तारीख में मजबूत है। हम नए नए सीड्स ले आ रहे हैं। आजकल जो प्राइवेट प्लेयर्स भी जो सीड्स के हैं वो किसका सीड ले आ रहे हैं, जो ICAR ने जो अनुसंधान किया है वो उन्हीं के सीड्स है, कहीं और नहीं है, मैक्सिमम वही आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बात इससे थोड़ा सा आगे जा करके कि जो एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन का जो नेटवर्क है जी, उस पे राज्य सरकारों को केवल भारत सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अलग अलग इलाकों में उनको एक्सटेंशन का नेटवर्क जो कि उसको और मजबूत बनाने की जरूरत है। दिशाएं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और वो दिशाएं लंबे समय से चला रहा एग्रीकल्चर सेक्टर ने। इस बात को लोगों को भी ध्यान देना होगा कि कोरोना में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इस देश को मदद पहुंचाई है और आदमी को कहीं भूखो रहने की नौबत नहीं आई है, फल सब्जियों की कमी नहीं पड़ी है, तो वो किसानों ने किया है। इस बात को ध्यान रखना होगा। और ये आपदा में सबसे ज्यादा मदद करने वाला एक सेक्टर, और इस सेक्टर को और ज्यादा संसाधन मिले और जो अलग अलग जो क्षेत्र है वो इस बात के इसके महत्व को समझे। तो कोरोना ने तो समझा दिया है। अब सवाल यह है कि हम जैसे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं ये देखता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़ गया तो उसका छोटा किसान को क्या फायदा? हाँ, छोटा किसान को फायदा होगा अगर छोटा किसान की कोई संस्था एक्सपोर्ट कर रही है तो उसका फायदा आएगा। क्योंकि आप उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो जिस तंत्र से खरीदते हैं वहां किसान तक बात नहीं पहुंचती। इस नाते मुझे लगता है कि FPO का नेटवर्क अगर मजबूत बनेगा जी, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान है,
या कोऑपरेटिव मूवमेंट भी देखिए, कोऑपरेटिव की अलग मिनिस्ट्री बनी है। अलग मिनिस्ट्री बनने का मतलब होता है कि एक फोकस है। और पहले जैसे राजा जी ने कहा था कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, इन पर सब पर भी मतलब जो फिशरीज है, जो हमारा जो पशुपालन का क्षेत्र है, इन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी आबादी जो है जी इन पर निर्भर है और लोगों को रोजी रोटी दे रही। तो ये सारे सेक्टर मिला करके एक ऐसा गांव बना सकते हैं जो शहरों को टक्कर भले न दे सके, मतलब शहर की जो इकोनॉमी है उसके बराबर टक्कर भले नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोशिश यही है कि ना तो सिर्फ टक्कर दें, बल्कि कोशिश यही कि उसके आसपास ज़रूर हम पहुंच जाएं, जिससे ना सिर्फ हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती आ सके, बल्कि अगले 25 सालों में जिस तरीके से अमृतकाल का बजट ये माना जा रहा है, तो अगले 25 सालों में धीरे धीरे ही सही उस जगह तक, उस मुकाम तक हम पहुंचा सकें कृषि क्षेत्र को भी और इस देश के किसानों को भी, जिससे और ज़्यादा आर्थिक तौर पर इनका विकास हो सके। फिलहाल आज हमारे सभी विशेषज्ञ, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बास, आपने स्टूडियो में इतनी जानकारी दी और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी रही डॉक्टर राका जी और साथ ही अरविंद जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी। तो जाना आप सभी ने भी किस तरीके से जब बजट पेश हुआ था उसके बाद इतनी महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उससे जुड़ी हुई, उनको कैसे आप सरलता से जान सकते हैं, और कहीं ना कहीं उद्देश्य यही है कि समग्रता के साथ विकास हो सके इस देश का, जिससे हर तबके का विकास हो और कहीं ना कहीं एक जो ध्येय है सरकार का, सबका साथ सबका विकास, वो और भी ज़्यादा सार्थक हो सके। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद जब आप इस यूट्यूब चैनल पर पहुंचेंगे तो ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल विचार विमर्श में फिर हाजिर होंगे, किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा हमारे विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।